हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, जो भी मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ ये सभी के सभी यूपी पीसीएस और आरओ दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। ये जितना मैटर है ल्यूसेंट का है और ये बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करने के लिए आवश्यकता होती है वही मैंने यहाँ पर इसमें आपको मैं बताती जाऊँगी और वहाँ से आप उनको नोट्स बनाते जाएँ। जितना ज़्यादा आप नोट्स बना लेंगे, छोटे छोटे से नोट्स अपने हिसाब से, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे आप पूरी ल्यूसेंट नहीं देख सकते हैं। तो वही है। अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में जिन लोगों ने नहीं देखा है, उस वीडियो में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा बताया हुआ है, किस तरीके से वहाँ पे शासन था। अशोक के शिलालेखों के बारे में बताया है, बिंबिसार, उदयन, ये जो जितने जितने महत्वपूर्ण रहे लोग, पर्सनालिटीज़ रही और एग्जाम में इनसे पूछा जाता है, इन सभी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में और यहाँ से क्या क्या पॉइंट उठ सकते हैं, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में इसके अगर संस्थापक की हम बात करें तो श्रीगुप्त इनके संस्थापक थे। 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था गुप्त साम्राज्य का। और जो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था वो था घटोत्कच। बहुत कम बार पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, पर पूछा जा सकता है। बट आपको कम से कम संस्थापक तो याद रखना ही है। जब आप नोट्स बनाएं और लिखें तो ऐसे लिख लीजिएगा, गुप्त साम्राज्य लिखिएगा और उसके बाद आप यहाँ से बहुत सारी लाइनें ऐसे खींच के छोटा छोटा सा अपना नोट्स के तौर पर तैयार कर लें, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी दिक्कत ना हो। आप बहुत सारी चीज़ें लिख भी लेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट के बारे में अगर पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम था, ये हम सभी जानते हैं। यह 320 में गद्दी पर बैठा। इनके लिए ईयर का भी प्रयोग कभी कभी किया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। इसने लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ये बात चंद्रगुप्त के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि महाराजाधिराज की उपाधि, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और कई बार पूछे भी गए हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सारी चीज़ों को जब ऐसी हो तो आप कहीं ना कहीं इन्हें नोट ज़रूर करते चलें। अब हम देखते हैं कि गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत में, इसकी जो शुरुआत थी वो किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के बारे में जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं वो सभी की सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। ये बहुत ही ज़्यादा महान पर्सनालिटीज़ थे। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आप इसे मेंस में लिखेंगे तो दूसरे तरीके से लिखेंगे, अगर इसकी आप बड़ाई करेंगे या फिर इसके बारे में जब चीज़ें लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी कि उसने कितने आर्यावर्त शासकों को दक्षिणावर्त में कहाँ कहाँ पर पराजित किया था। इससे आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे और इसी के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रम और परम भागवत की उपाधि भी धारण की है। चंद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी थी वो भी आपको याद रखनी है और जो समुद्रगुप्त ने की थी वो भी आपको याद रखनी है। इनको कविराज भी कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जब आप पेपर करना शुरू करेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। समुद्रगुप्त थे क्या, विष्णु के उपासक थे। देखिए, हम जितने भी राजाओं के बारे में पढ़ते हैं आपको पता चलता है, कोई मौर्य साम्राज्य में थे, कोई बौद्ध को मानता था, कोई जैन को मानता था। इसीलिए हर जो ये पर्सनालिटीज़ थे ये हर क्या करते थे, हर एक जो समय के राजा हुआ करते थे ये किसी ना किसी के उपासक जरूर होते थे। तो ये क्या था, जो समुद्रगुप्त था वो क्या था, विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था और ऐसा किससे हमें पता चलता है कि उसके सिक्के जो हैं, जो उसने सिक्के छपवाए थे, बनवाए थे, उन पे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उसे संगीत बहुत ज़्यादा पसंद था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिखते चलिएगा। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिशेर था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। पूछा जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की रचना
किसने की है? तो आपको पता होना चाहिए हरिशेर ने करी थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त समुद्रगुप्त था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। ऐसा कौन था? पहला गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो एक बार देखें जरा रिवीजन में, पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने 380 में ये राजगद्दी पर बैठा। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, इसके टाइम पर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए पता क्या करते हैं, जब ऑप्शन देते हैं कि फाहियान कब आया था भारत, तो क्या करते थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम को भी ऑप्शन में देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी ऑप्शन में देंगे। वहां आप कंफ्यूज होंगे, तो आप ये समझ के चलिएगा समुद्रगुप्त के बाद ये बैठे थे। तो आपको ये चीज याद रहेगी कि जो चीनी यात्री फाहियान आया था भारत, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। जब शकों पर विजय हो गई थी तो क्या किया था, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। शाप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। जो शाप था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी क्या थे, ये विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। ये बात करी जा रही है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे नवरत्न कहा जाता था। अब नवरत्न में कौन कौन थे? कालिदास संभवतः इसमें अग्रणी थे, मतलब सबसे ज्यादा महान, और आगे की तरफ कौन थे? कालिदास थे। कालिदास के अलावा इसमें धन्वंतरी, क्षणपक जो क्या थे, ये क्या करते थे, फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह थे जो कोशकार थे, शंकु थे जो वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, घटकपर्ण और 12 मेहर खगोल विज्ञानी, इनके बारे में पूछा जाता है। तो खगोल विज्ञानी एवं बलरुचि जैसे विद्वान इसमें शामिल थे। तो महत्वपूर्ण धन्वंतरी हैं, कालिदास हैं, और अगर आप देखें इसमें तो एक ये है 12 मेहर, ये बस महत्वपूर्ण है। बाकी पूछा तो फिर कुछ भी जा सकता है, लेकिन ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कालिदास किसके दरबार में थे, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव वीरसेन शैव मतावली था। ये क्या करता था? शैव को मानता था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ियों पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि कौन ऐसा था जिसने उदयगिरी पहाड़ियों पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। तो वो करवाया था, किसने करवाया था? वीरसेन ने। देखिए यूपीएससी में जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा अलग ही होता है और हटके पूछे जाते हैं। बहुत डीप में भी क्वेश्चन, जब क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन केवल ABCD ऐसे नहीं होते, उसमें आपको पता ही है कि 2-2 क्वेश्चंस के बारे में भी पूछा जाता है, मिला के पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज और सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। तो अब मैंने बताया आपको कि इन्होंने पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांस एवं शब्द का प्रकांड पंडित था, एक कवि भी था। अगर वीरसेन की बात करी जाए तो वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांस एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं कवि भी था। ये पूछी जा सकती है वीरसेन के बारे में अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चंस दिए गए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। गोविंद गुप्त या गोविंद गुप्त हुआ, इसी का नाम था। तो अब आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर याद रखना है आपको समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर उसके बाद कुमारगुप्त। आप लाइन से इस तरीके से एरो बना के आप इनको याद रख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। यहाँ पर लिखिएगा चंद्रगुप्त, फिर इसके बाद लिखिएगा आप यहाँ पे समुद्रगुप्त, फिर लिखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर लिखिएगा कुमारगुप्त। इस तरीके से जब आप 2-3 बार देखेंगे आपको बहुत अच्छे से हायरार्की याद हो जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, अभी हम आगे देखेंगे। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए कि कुमारगुप्त कौन था,
या फिर किसका उत्तराधिकारी था, ये ना पूछा जाए, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था और ये कहाँ पर थी, तो गिरनार पर्वत पर। इनके बारे में जो जो काम इन्होंने कराए हैं और कुछ कुछ बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में पूछा जाता है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को स्वराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण, मतलब इसे ये समझिए 90% अगर गुप्त साम्राज्य से कुछ पूछे जाने की उम्मीद होती है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था और अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। तो सबसे पहला कौन था, श्रीगुप्त था गुप्त साम्राज्य का। फिर उसके बाद सारी हायरार्की मैंने आपको बताई और अंतिम शासक कौन हुआ, विष्णुगुप्त हुआ। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप कहने को तो आप बुक से भी उठाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको ये नहीं इतना ज़्यादा पता होता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देंगे और एग्जाम के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन सारी चीज़ों को कि मैंने जो आपको बताया है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए बात इसकी नहीं कि क्वेश्चन 1 आता है यहाँ से या फिर 2 आते हैं, क्वेश्चन 1 आए या फिर 2 आए या फिर 3 आए। बात सिर्फ इसकी है कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए है। इसलिए यहाँ से सारी चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण हैं वो सभी की सभी मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करके बताती जाती हूँ। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, देश थी, जिसके शासन को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक कौन होते थे, उपरिक कहलाते थे। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ये चीज़ें आपको लगेगा कि मैं क्यों बता रही हूँ, सारा बुक में लिखा है, हम तो वहीं से पढ़ लेंगे। आप हो सकता है पढ़ लेंगे, आपको समझ में भी आ जाए कि वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कॉमन सभी के लिए बता रही हूँ जो नए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। कई बार वो बेचारे क्वेश्चन समझने में ही उनका टाइम निकल जाता है, 1-1, 2-2 साल कि पेपर्स में आता कैसा मैटर है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो चीज़ें हैं जो आती हैं आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक चीज़ समझें बैठ के, पूरा आप याद करें, उतना मत करिए। आप अभी पहले प्री पर फोकस करिए, साथ साथ धीमे धीमे जहाँ पर, हाँ जैसे जब हम आपको पढ़ाएंगे, मैंने आपको वैसे पढ़ाई भी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ से मेंस में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे भी बनते हैं, लेकिन इनसे पहला थोड़ा थोड़ा आप समझते, जब शुरू करेंगे समझना, फिर आप धीमे धीमे इनके मेंस की तरफ भी बढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं, विषयपति कहलाते हैं। वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता है, चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था, दंडापाशिक। ये पूछा जाता है कि दंडापाशिक कौन होता था, तो वो होता था पुलिस विभाग से संबंधित, दंड देने वाले से आप समझ सकते हैं कि दंडापाशिक जो था वो कौन था, पुलिस विभाग था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था। ग्राम सभा का मुखिया जो होता था वो क्या कहलाता था, ग्रामीण, एवं अन्य सदस्य क्या कहलाते थे, महत्तर कहलाते थे। पूछा गया है, आप देखिएगा अगर पेपर उठा के, महत्तर किसे कहा जाता है, तो यही है कि गुप्त साम्राज्य में महत्तर किसे कहा जाता है, जो ग्राम के अन्य सदस्य होते हैं उनको कहा जाता है। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पेट कहा जाता है इसे। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के कार्यकलापों का भी उल्लेख किया गया है। देखिए गांव होते थे, वहां पर जो भी क्रियाकलाप होते थे उन सभी को कहीं ना कहीं तो लिखा गया है। भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। कुल उत्पादन का जो भू राजस्व था, गुप्त काल में बलात् साम्राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर यहाँ पर कुछ भूमियाँ थी, उन भूमियों में देखते हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम में। क्षेत्र होता है कृषि करने के लायक भूमि, और सिल होती है ऐसी भूमि जो जोतने के लायक ही नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। वास्तु वास करने के लिए होता है। चारागाह भूमि पशुओं के चराने के लिए, तो आपको समझ में ही आ रहा है। अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती है। अप्रहत को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, बाकी क्षेत्र से आपको समझ में आ रहा है कि जो कृषि करने के लिए भूमि हो, और सिल से समझ में आ रहा है जहाँ पर जोती ही नहीं जा सकती है जो भूमि, और चारागाह आपको समझ में आ रहा है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। अब श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ज्येष्ठक। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल में। अब गुप्त काल में कुछ मंदिर बनवाए गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विष्णु मंदिर था तिगवा में, और जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर
भूमरा, पार्वती मंदिर नयना ठाकुर, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर खो। ये जितने भी मंदिर मैं बता रही हूँ आपको, आप एक काम करिएगा, इनको सबको या तो याद कर लीजिएगा या फिर आप कहीं पर भी लिखना चाहें वहाँ पर लिख सकते हैं, या 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में ईंटों द्वारा निर्मित ये है। गुप्त काल के टाइम पर जो मंदिर बनाए गए उनमें जो जो मंदिर थे महत्वपूर्ण वो मैंने आपको बताए। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। ये पूछा जाता है दिनार किसे कहा जाता है, तो दिनार आपको पता होना चाहिए कि मुद्राएं थी सोने की। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो मिलता है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। बिंद जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। देखिए, मनुष्यों का मांस चढ़ाया जाता था। कैसी कैसी प्रथाएं हुआ करती थी। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो हमें मिलता है वो 510 ईस्वी में भानुगुप्त, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें मिलता है। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध, अब आप ऐसे लिखिएगा, जहाँ पर भी गुप्त साम्राज्य के बारे में लिख रहे हैं गणिका लिख लीजिएगा और आगे लिख लीजिएगा वैश्यावृत्ति। बस इतना ही आपको ऐसे ही धीमे धीमे फिर याद हो जाएगा। और जो वृद्ध वेश्याएं थी उनको क्या कहा जाता था? कुटन्नी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। तो पूछा जा सकता है गुप्त सम्राट में वैष्णव धर्म जो था वो क्या था? राजधर्म से बनाया गया था। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष जो है हमें वो देवगढ़, कहाँ? जिला ललितपुर से दशावतार मंदिर से मिलते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ पर है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, किस समय बना, तो आपको पता होना चाहिए। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष बची हुई हैं, जिनमें गुफा की संख्या 16 एवं 17 क्या है? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब गुफा 17 के चित्र क्या कहा गया है? इसको चित्र को चित्रशाला कहा गया है। चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण एवं महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्गत किए गए हैं। गुफा नंबर 17 में पूछा जाता है एग्जाम में। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य बाघ की गुफा जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर बिंद पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, यही पूछा जाता है कि पंचतंत्र जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है और कौन सी भाषा में? तो संस्कृत में है और ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ था। बाइबल के बाद इसका स्थान क्या आता था? दूसरा नंबर है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाप, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षाकृत्व। ठीक है, तो ये इसको 5 भागों में बांटा गया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। आर्यभट्ट तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन सूर्य सिद्धांत भी आपको याद रखना है। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट के बारे में हम जानते हैं कितने विद्वान थे ये। तो इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। पहले भारतीय क्या थे? ये नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आज के समय में जो हम जानते हैं, जो वैज्ञानिकों ने खोजें निकाली हैं, उससे पहले भी ये चीज़ सिद्ध हो चुकी थी। बराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी। पंच सिद्धांत ब्रजराग लघु जातक की रचना की है। तो बृहत संहिता बराहमिहिर के नाम के आगे आप ऐसे कर करके सारे के सारे इनके से जो संबंधित हैं वो आप लिख सकते हैं। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नक्षत्र विद्या आप लिख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रह्मगुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। जो बाद में फोर्सेस के नाम दिए गए वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी ये गणना कर ली गई थी। गुप्त काल में पलकाड़ ने पशु चिकित्सा पर
क्या लिखा है, हस्त्यायुर्वेद लिखा। कौन सा लिखा, हस्त्यायुर्वेद लिखा पलकड़का में। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक के नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां भी इसमें दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ये पूछ लिया जा सकता है कि जो संस्कृत थी वो गुप्त राजाओं की कौन सी भाषा थी, तो ये शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का रुपयक कहा जाता था। क्या, रुपयक। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही करी गई है। और अगर देखें यहाँ पर कि गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। इसकी अवधारणा, जो त्रिमूर्ति की अवधारणा है, उसका विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शूद्रक द्वारा लिखा हुआ नाटक मृच्छकटिकम या माटी के खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम माना जाता है। मृच्छ नाटिकम के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। कालिदास की कृति जो है अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है। ऐसी दूसरी रचना कौन सी है, भगवत गीता है। संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो किसे, गुप्त काल को। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये पूरा चैप्टर था जो मैंने गुप्त काल से संबंधित सारी चीज़ों को आपको एक ही चैप्टर में बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आपको जहाँ पर भी लगे कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो को रोक कर वहाँ पर उसे देख सकते हैं। कोशिश मेरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें अपने एग्ज़ाम में और आपके मार्क्स अच्छे आएँ ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। हालात जो हैं अभी इस समय पर देश के, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, लेकिन जब भी होगा, आप अगर एक पेपर देना चाहते हैं और आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। सभी तरफ से निराशा भले ही है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए और जितने और भी लोग हैं आपके आसपास के लोग, उन लोगों से ज़्यादा कनेक्शन मत रखिए किसी से भी। इस समय बहुत बुरा दौर है। आप देखते हैं जिस तरीके से टीवी चैनल हो गए या फिर रियलिटी में आप सभी खुद भी फेस कर रहे होंगे। आज के टाइम में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है, तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने आप को मोटिवेट रखिए, अच्छी अच्छी स्टोरी पढ़ा करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए और अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाइए। जो होगा सो होगा, उसको देखा जाएगा। जो होना होगा उसको आप रोक नहीं पाएंगे और जो हो रहा है उसको भी आप नहीं रोक पा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को संभालें और देश को भी संभालें, अपने आप को भी संभालें, अपने परिवार को संभालें। यही वो समय है जहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है। आप फिज़िकली किसी से ना मिलें, आप दूर दूर से ही लोगों से रिलेशन रखें, फ़ोन पर बात करिए, अपने फ्रेंड्स बनाइए, कहीं पर मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरा फ्रेंड पास में ही रहता है, मैं इससे जाके मिल सकता हूँ। ये जैसे कि अगर इस समय पर तो सारे बिजनेस अगर देखा जाए फिजिकली वाले बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर की कोचिंग हो या फिर और भी बहुत सारी जगह हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, जहाँ पर भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा केसेस राइज़ कर रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपने आप को संभालें और अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए, अच्छे अच्छे विचार लाइए मन में और सोचिएगा कि सब कुछ जल्दी से बेहतर होगा और आपके पास एक अच्छा सा पद होगा। आप अपनी जॉब करेंगे, अपने जो आपका सपना है वो जल्दी ही पूरा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।